सफाई निफ्स ईमान है। नक्कालों से होशियार, खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले, ए ब्लॉक स्टोर मार्केट, मॉडल टाउन, लाहौर वाले। रहीम नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका नाम तो काशिफ अनवर है, लेकिन उसके साथ साथ ये ना सिर्फ बिज़नेस की दुनिया में एक जाने पहचाने इंसान हैं, बल्कि ये एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने इस वक्त ये सदर भी हैं, ख़ास तौर पे फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक्स बिज़नेस रिफॉर्म के, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर भी रह चुके हैं। इन्होंने बिज़नेस में अपनी मेहनत से, अपनी दयानतदारी से इतना बड़ा मुकाम बनाया है कि आज आने वाली नस्ल जो है, वो लोग जो तजारत करना चाहते हैं, जो बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, अच्छे बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, वो इनकी तरगीद करते हैं। आज मेरे साथ काशिफ अनवर साहब मौजूद है। मैं इनके बारे में अगर इनकी तारीफ़ करूं तो वो तो इस तरह होगा जिस तरह कि आपने एक रोशनी के मीनार को एक चिराग जो है वो दिखाया जाए। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप ने इतनी तरक्की की, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त दी और लोग जो है वो उनकी ख्वाहिश होती है आपसे मिलने की, उनकी ख्वाहिश होती है आपसे सीखने की, तो बेसिकली आपका थीम क्या है? तो जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला और उसके हबीब की करम नवाजी, मेरे वालिदैन की दुआएं, और सबसे बड़ी बात है कि नीयत का साफ़ रखना। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि कभी किसी को धोखा ना दूँ, और यही वजह है कि अल्लाह ताला हर मुकाम पर कामयाबी देता है और हर मकाम पे अल्लाह ताला की मदद से मुझे फ़तह मिलती है। अब बात यह है कि कारोबार जो करना है और जो कामयाबी की आप बात कर रहे हैं, इसमें जब अगर आप ये बात करें कि आपने किसी को धोखा नहीं देना, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, और नॉर्मली मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास इल्म है तो उसको ज़रूर बांटें। मेरी कामयाबी की वजह भी यही है, और लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो भी इसीलिए मिलना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हमने कोई टैक्स की बात करनी है, अगर हमने कोई इकॉनमी की बात करनी है, अगर हमें कोई कारोबार में कोई परेशानी आ रही है, तो यार काशिफ अनवर से बात करो, वो ज़रूर ऐसी एडवाइस देगा या कोई ऐसे शख्स से मिलवा देगा जो हमें हमारी मदद करेगा, और विदाउट एनी चार्जेस, बग़ैर किसी पैसे के। मेरा मकसद ही सिर्फ ये है कि अवेयरनेस दी जाए, आसानियाँ पैदा की जाएँ और आसानियाँ बांटी जाएँ। काशिफ साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस तरीके से आसानियाँ बांटते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बग़ैर किसी मुफाद के करते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो बहुत सारी ऐसी अवाम, हमारे छोटे छोटे ताजर जो हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना चाहते हैं, वो अपना रोल अदा करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन दीजिएगा ताकि वो बजाय इधर उधर भटकने के, वो आपकी गाइडलाइन से जो है वो सबक सीखें और वो जो है ना आइंदा आके अपनी मोटिवेशन को बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चैम्बर में आएगा ही वो शख्स आएगा जो रिटर्न फाइल करता होगा, और मैं भी अब सबको यही कहता हूँ कि इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है। शायद आज से 4 से 5 साल पहले हम टैक्स में आए बगैर हमारा गुजारा हो सकता था, लेकिन आज जितनी FBR ने डेवलपमेंट कर लिया, अपने सिस्टम्स को जितना अपडेट कर लिया है, जितनी इन्फॉर्मेशन FBR के पास है, शायद अब किसी शख्स का भी गुजारा नहीं है। और वैसे भी हमारी जब से एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट आई है, जब से विद होल्डिंग के रेट्स फाइलर्स के लिए कम किए हैं, नॉन फाइलर्स के लिए ज़्यादा कर दिए हैं, फाइलर्स के लिए और बाकी जगहों पर भी सहूलियात हैं, तो शायद एक ऐसा वक्त भी ना आ जाए साल, 2 साल, 5 साल के बाद कि आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ही एक्टिव ना हो जब तक आप टैक्स अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में फ़ाइल ना करें। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे वकील से अपनी रिटर्न को फ़ाइल कराइए, अच्छे वकील से अपने तमाम एसेट्स को, अपने तमाम एक्सपेंसेस को उसमें इंसर्ट करवाइए, और आपकी इतनी इनकम ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता, और ना ही शायद पॉसिबल है इन कवानीन की मौजूदगी में कि आप अपने तमाम एक्सपेंसेस को, अपनी तमाम इनकम्स को शायद शो कर सकें, लेकिन अपनी इतनी इनकम को ज़रूर शो करें कि वो आपके तमाम एक्सपेंसेस को पूरा कर ले और वो आपके जितने भी अफेयर्स हैं वो उनको पूरा कर ले। सो इस बात का मैं क्लोजिंग इस बात पे करूँगा कि अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को ज़रूर फाइल करिए, अपने एक्सपेंसेस को ज़रूर क्लियर करिए, अपनी इनकम्स को ज़रूर उसके मुताबिक करें। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक्स बिजनेस रिफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई?
देखिए, फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म्स को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ से आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। और मेरा काम भी, जो मेरी ख्वाहिश होती है, मैं नॉर्मली एक बात ये कहता हूँ कि रिस्क, इल्म और इज़्ज़त बांटने से कम नहीं होता, ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर आप इल्म को बांटेंगे तो वो और बढ़ेगा। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि ऐसा, चूँकि टैक्स के फेस अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार की वजह से मुझे उनको पढ़ना भी पड़ता है, सीखना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है। नॉर्मली हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनके पास इतना वक्त नहीं होता, ना उनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो उस इन्फॉर्मेशन को जान सकें। तो एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती है, मेरी ख्वाहिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन मेरे तमाम ट्रेडर्स भाई जो हैं वो उनके पास चली जाए। अब अल्टीमेटली मुझे ये पता है कि अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न को फ़ाइल नहीं करेंगे तो आपका जुर्माना है, अगर आप वेल्थ टैक्स की रिटर्न को फ़ाइल नहीं करेंगे जुर्माना है, अगर आप विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स को फ़ाइल नहीं करेंगे, सेल्स टैक्स की स्टेटमेंट्स को फ़ाइल नहीं करेंगे तो जुर्माना है। तो अगर मैं अपने भाइयों को ये इतला दे दूँ, ये बता दूँ कि ये एक ऐसा नया चेंज आ गया। अब जैसे पिछले दिनों एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक एमनेस्टी आई, उससे भी पहले 2018 में भी एक एमनेस्टी आएगी। अब बात यह है कि एक आम ट्रेडर को तो ये पता ही नहीं कि वो एमनेस्टी क्या कहती है, लेकिन अगर हम उनको तमाम मोटी मोटी बातें बता दें कि एमनेस्टी ये कहती है, ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है वो ये कह रही है, उसका क्रक्स ये है, तो वो उससे फ़ायदा उठा लेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी स्कीम दे रही है जिससे तमाम हमारी कम्युनिटी फ़ायदा उठा सकती है तो वो उससे फ़ायदा ज़रूर उठा लें। अच्छा काशिफ साहब, एक बात और है कि आप अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, लोग बड़े जो है उनकी कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है मुख्तलिफ़ NGOs की कि वो आपसे टैक्स अवेयरनेस के हवाले से लेक्चर लें, आपसे वो एजुकेट हों, और आप दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके इस हवाले से लेक्चर भी दे चुके हैं। मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा कि जो पाकिस्तान में बाज़ ताजर तंजीमें ऐसी हैं जो कि आए दिन कोई ना कोई नया झगड़ा खड़ा कर देती हैं, और टैक्सेस के हवाले से जो है, क्या वाकई उनको कोई प्रॉब्लम होती है? या आप देखें ना कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में ताजरों का एक अहम तरीन किरदार है, लेकिन जब इस तरह के वो हंगामे करेंगे और यूनियंस का बट जाना, 4-4 यूनियंस बन जाना, इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए, हमेशा आवाज़ ज़रूर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ कि यूनियंस होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के साथ बात कर सकें। बिल्कुल मसाइल हैं, मैं ख़ुद ये कहता हूँ कि एक टैक्स पेयर को हुकूमत क्या फ़ायदा देती है, और मैं नॉर्मली ये सवाल भी करता हूँ अपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि मुझे शायद ये बता दिया जाए कि अगर एक टैक्स पेयर टैक्स अदा कर रहा है, अपने रिटर्न को फ़ाइल कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसे फ़ायदा क्या देती है, सवाए विद होल्डिंग्स के, कि विद होल्डिंग्स फाइलर्स के लिए कम है और नॉन फाइलर्स के लिए ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक आप यूनियंस की बात कर रहे हैं, देखें होनी चाहिए, लेकिन सियासी दुकानदारी के लिए नहीं होनी चाहिए। आप टू द पॉइंट बात करें, आप ऐसे इश्यूज़ पे बात करें गवर्नमेंट के साथ जो गवर्नमेंट मान सके। ये बात कोई नहीं है कि मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल IT कार्ड की शर्त है। अब IT कार्ड की शर्त देखें, अगर आप एक एक्सपेंस कर रहे हैं, आप परचेज़ कर रहे हैं, आप अगर अपने एक्सपेंसेस को कर रहे हैं और IT कार्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं, आपके पास इनकम है, तो उसको जस्टिफाई करने में और उसको डिक्लेयर करने में क्या हर्ज है? उसको डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एक्सपेंस करना चाहते हैं तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि आप अपनी इनकम्स को इतना ज़रूर बढ़ाइए कि आप वो एक्सपेंस कर सकें। और देखेंगे यहाँ पर सिर्फ ट्रेडर्स की बात नहीं है, जो आपने यूनियंस की बात की, शायद अवेयरनेस की कमी है, और इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी हाथ है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये बताएं कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो गलतफहमी की वजह से है, ये ऐसे नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे कवानीन वाकई बहुत सख्त हैं, हमारे इनकम टैक्स के कवानीन, हमारे सेल्स टैक्स के कवानीन। देखें, हर कोई शख्स उन कवानीन पे पूरा नहीं उतर सकता। जब तक उनको आसान नहीं किया जाएगा, जब तक टैक्स कलेक्टर के इख्तियारात को कम नहीं किया जाएगा, जब तक टैक्स पेयर के इख्तियारात को नहीं बढ़ाया जाएगा, हमारा टैक्स का ना ही तो टारगेट बढ़ेगा, ना ही हमारे जो फाइलर्स हैं वो बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए है कि टैक्स कलेक्टर्स के इख्तियारात को कम करें, और हमें ये बताएं, हमारे 2 सवालों के जवाब ज़रूर दें। एक कि टैक्स पेयर को फ़ायदा क्या है, और दूसरा कि टैक्स पेयर्स के इख्तियारात क्या हैं। जब ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट वाज़े कर देगी तो जितने भी आप कहेंगे, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं वसूख से कहता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट दोनों जवाब दे तो आप जितने भी नंबर ऑफ़ फाइलर्स कहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स कहेंगे, वो बढ़ जाएंगे।
नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। दूध हमारे लिए मुकम्मल गज़ा है जो कि छोटों और बड़ों के लिए यकसा मुफीद है, जो कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारा पेश करदा मूव प्योर मिल्क स्पेशल जो कि बिल्कुल खालिस, जायकेदार और मुकम्मल विटामिन से भरपूर है, आपके ख़ानदान की सेहत का ज़ामिन। सिर्फ़ और सिर्फ मूव प्योर मिल्क स्पेशल। कॉल फॉर फ्री होम डिलीवरी। पेशकश मदीना फार्म। फ़ोन नंबर 0308322244। ऑनलाइन राइड में एक शानदार इजाफा, आरामदेह और महफूज सफर की जमानत के साथ इंतहाई मुनासिब रेट में अभी अपनी राइड बुक कीजिए और लुत्फ उठाएं अपनायत का। अच्छा काशिफ साहब, इसके हवाले से मैंने आपके हवाले से, आपके बहुत सारे कुलीग हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने आपकी रहमदिली की दास्तानें भी बताईं, खुदा तरसी की दास्तानें भी बताईं, और इससे हट के यानी आपने जिन जिन लोगों को कारोबार आगे बढ़ाने के लिए मशवरे दिए, तो ये तमाम के तमाम जो है आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते, लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो अब आप दोबारा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, क्या वजह? देखिए, बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके हबीब की करम नवाजी है। जब अल्लाह को मंजूर होगा तो ज़रूर मैं ज़रूर चैम्बर में आऊँगा, बाकी भी मामलात में ज़रूर आऊँगा। लेकिन मेरी ये ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश होती है और मेरी ज़ाती तौर पे ये मेरे ईमान का हिस्सा भी है कि जब अल्लाह ताला मेरे लिए मौजू समझेगा तो वो मेरे लिए ख़ुद हालात पैदा कर देगा, मुझे हालात पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ यही है कि आपको उस पर तवक्कल करना चाहिए। शायद हम लोग तवक्कल उस पर नहीं करते। जब आप उस पर तवक्कल करते हैं तो वो आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करता है और आपके लिए वो हालात भी पैदा करता है। अच्छा काशिफ साहब, आप साबका हुकूमत जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की थी और मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान की है, इसमें अगर आप तकाबली जायज़ा लें तो आप क्या कहेंगे कि आप वो ताजरों के लिए हुकूमत बेहतर थी मियाँ नवाज शरीफ की या इस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत? देखिए, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो रेवेन्यू की कलेक्शन होती है, और जो ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरी ज़ाती राय में वो किसी पार्टी के नहीं होते। वो सिर्फ अपने उन होते हैं जो उनके फ़वाइद होते हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, वो उनका साथ दे रहे होते हैं। ना कोई ट्रेडर नवाज शरीफ के खिलाफ है, ना कोई ट्रेडर। आसानियाँ किसने पैदा की ये बताएं? गवर्नमेंट ने। अब मैं उधर ही आ रहा हूँ। जैसे देखें, अब प्राइम मिनिस्टर हमारे जो साबिक थे मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया, अंडर पासेस बनाए, उन्होंने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, उन्होंने ऑरेंज ट्रेन बनवाई। मैं सिर्फ एक सवाल ये करता हूँ कि क्या उन्होंने डैम्स पे काम किया? क्या उन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो कर्ज़ा लेकर बनाया गया और वो अपने कर्ज़े के अखराजात ख़ुद पैदा करे, ख़ुद पूरे करे? क्या हमारे बिजली के प्रोजेक्ट्स कर्ज़े लेकर, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए वो कर्ज़े लेकर बनाए, क्या वो इतने फिजिबल थे कि वो अपने अखराजात ख़ुद पूरे कर रहे हैं? क्या वो अपनी इनकम्स को ख़ुद बना रहे हैं? देखें, आप ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, तमाम ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके जो अंडरपासेस, मोटरवेज़ बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको शहरों से मिलाना है, आपको मंडियों से मिलाना है अपने खेतों को, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक ऐसा एक्सपेंस कर देना जिससे इनकम ही जनरेट ना हो, तो उसको हमारे जैसे मुल्क के लिए उसको सोचना चाहिए उन एक्सपेंसेस को करने के लिए। अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब की हुकूमत है, कोविड आ गया है, बहुत से और मसाइल हैं, लेकिन देखें ये गवर्नमेंट का भी IMF के दोबारा हम प्रोग्राम में हैं। हमारे इंपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ठीक है, वो कम हो रहा है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट हमारा, हमने उसको कम किया है। लेकिन कैसे कम किया है? हमने अपनी इंपोर्ट्स को कम कर दिया, हमने उन इंपोर्ट्स को भी कम किया है, उन रॉ मटेरियल्स को भी कम किया है, उन रॉ मटेरियल्स पे भी हमने ड्यूटी बढ़ा दिया जो आपके मुल्क के अंदर बनते नहीं। हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इनपुट कॉस्ट कम हो। अब अगर आप बिजली को, गैस को, लेबर को, टैक्सेस को, रिफंड्स को नहीं देंगे तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे? तो देखें, और हर हुकूमत की कोशिश होती है कि आवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ, जो कि उनको करनी भी चाहिए, उनका टैक्स के रेवेन्यूज़ को पूरा किया जाए। काशिफ साहब, आप तो सहूलियात की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए अवाम, क्योंकि आप अवाम से भी मिलते हैं और आप अवाम के बहुत सारे मसाइल को ज़ाती तौर पे मैं भी जानता हूँ कि हल करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और मसाइल, इसके हवाले से मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखें, चाइना है, सिंगापुर और दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर बिजली की कीमत कहाँ पर है,
वहाँ पर पेट्रोल की कीमत क्या है, सऊदी अरेबिया में क्या है, पाकिस्तान में तो दिन ब दिन जो है वो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, लोग ताजर भी, इवन कि आप खुद भी जो है बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन का शिकार हैं। अब बताएं कि इन हालात में जब मेंटली डिप्रेशन का शिकार हों तो फिर किस तरह आप सर्वाइव कर सकेंगे? देखिए, मैंने आपको क्या कहा मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक़ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कर्ज़ा लेके बनाया और हम उसी का कर्ज़ा दे रहे हैं, इनकम कोई नहीं है। अगली गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसी कर्ज़े पे कर्ज़ा दे रही हैं। आपने IMF के पास गए हैं, आपने बाकी अपने, इसका मतलब ये सारा किया धरा तो फिर साबका हुकूमत का ना, जिसने कर्जा इतना ले लिया कि उस कर्जे पे सूद इतना देना पड़ रहा है। देखें, बात ये है कि क्या इससे पहले किसी गवर्नमेंट से किसी ने पूछा कि तुमने जो कर्ज़ा लिया वो कहाँ लगाया? देखें, किसी ने भी नहीं पूछा कि वो जो कर्ज़ा लिया वो कहाँ लगाया, उस कर्ज़े का क्या किया आपने। आपका जो इस वक्त 45,000 अरब रुपए का कर्ज़ा है पाकिस्तान का, जो हमें देना होगा, क्या वो पूछा गया कहाँ लगा? क्या कोई डैम बना? मुझे ये बताएं, क्या तरबेला के बाद कोई डैम बना? हमारे पास तो वाटर रिजर्वॉयर्स नहीं है। आपका मुल्क जो है वो वाटर स्केर्स कंट्री होने के लिए जा रहा है। कहाँ, क्या हमने कोई वाटर रिजर्वॉयर? देखें, हम ना ही तो खुलकर इतनी बात कर सकते हैं, हम इशारतन तो ज़रूर बात कर सकते हैं कि वाटर रिजर्वॉयर्स होने चाहिए। हमें ये भी पता है कि हमारा मुल्क एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमने कपास, हमारी 15 लाख बेल्स के करीब आपको कॉटन चाहिए होती है। पिछले साल आपकी 8 से 9 मिलियन बेल्स के करीब बनी है, बाकी आपकी इंपोर्ट हो रही है। तो देखें, जिस चीज़ के ऊपर हमने इन्हिसार करना है वही हमने इंपोर्ट करनी शुरू कर दी है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? क्यों आपने कॉटन, जहाँ पर आपकी कॉटन लगती थी वहाँ पर आपने क्यों शुगर केन लगने दी? वहाँ पर क्यों आपकी शुगर मिल्स लगी? देखें, ये सवाल ना ही हमारे करने के हैं और ना ही जवाब हमारे पास है। ये हुकूमतों के करने के हैं, ना ही हुकूमतें करती हैं। आप भी काशिफ साहब हुकूमत से ही मुंसलिक है ना। देखें, आप ही इस मुल्क की वो रीढ़ की हड्डी हैं जो कि इसकी मईशत को मजबूत करती है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कालाबाग डैम बनाना चाहा इसलिए कि वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसके बाद वो सदर बन गए। लेकिन हमारी सियासी हुकूमतें, जिसमें ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और ये नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी, इन सियासी जमातों ने उनको, ANP समेत तमाम सियासी जमातों ने, उन्होंने डैम नहीं बनाने दिया। बेशुमार दफ़ा कोशिशें की गई कि डैम बने और 1 रुपये पर यूनिट बिजली हो, लेकिन उसके बावजूद सियासी हुकूमतों ने नहीं बनने दी। तो उसमें ताजरों ने क्या किरदार अदा किया? क्या ताजरों ने प्रेशराइज़ किया उन सियासी हुकूमतों को कि भाई ये डैम बनेंगे तो हमारा फ़ायदा तो आफ्टर ऑल सर आपको ही होगा ना, कि अगर बिजली की कीमत कम होगी तो आप जो भी मटेरियल तैयार करेंगे वो सस्ता तैयार होगा। देखिए, बात ये है, मैं सिर्फ सवाल ये करूँगा कि क्या हमें पता है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है, वो उसका जो कर्ज़ा लिया गया है वो कितने % पे लिया गया है? क्या आवाम को ये पता है कि जो CPEC का जो कर्ज़ा है वो कितने सालों में अदा करना है? क्या आवाम को ये पता है कि वो किसके साथ हुआ है? देखें, बात ये है, अब सवाल तो बहुत से हैं लेकिन जवाब आपको नहीं मिलते। देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साथ नहीं दिया तो क्या आवाम से पूछकर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने साथ नहीं दिया? देखें, बहुत से इश्यूज़ हैं। बात यह है, ना ही तो ऑन कैमरा ऐसे सवाल किए जा सकते हैं, ना ही ऑन कैमरा ऐसे सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन आवाम के लिए क्या सहूलत पैदा की गई है? देखिए, मैं एक आवाम में से मेरा ताल्लुक़ है। अब बिजली महंगी हुई है, आपके जो कोल के प्रोजेक्ट्स लगे हैं क्या आवाम से पूछ कर किए गए हैं? क्या आपके जो फर्नेस ऑयल के प्रोजेक्ट्स लगे हैं आवाम से पूछ कर किए गए? ठीक है, ये आवाम की सहूलत के लिए किए गए। क्या अब आपका जो इंटरनेशनल मार्केट में $40 के करीब आपका इंटरनेशनल फ्यूल हो गया है, तो क्या जो आपकी प्राइस कम नहीं होती, क्या वो आवाम की मर्ज़ी से कम नहीं होती? देखें, बात ये हुकूमत के करने के काम है। हम सिर्फ अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को उठा सकते हैं, हम उठाते हैं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, क्या अगर आप हमारे लिए बिजली को कम करेंगे, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो अभी स्कीम आई है कि अगर आप पिछले साल के जो भी आपका रेलेवेंट महीना होगा पिछले साल का, अगर आप उससे ज़्यादा बिजली को इस्तेमाल करेंगे तो आपको SME के लिए 50% आपको डिस्काउंट हो जाएगा। यस, इट इज़ गुड। अपनी गवर्नमेंट्स की उन तमाम अच्छी बातों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत महंगाई है, महंगाई होने की तरफ जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं कि हमें मिलजुल के चलना है, इत्तेफाक से चलना है। जैसा कि आपने बात की कि सियासी पार्टियों ने नहीं करने दिया, तो देखें, तमाम सियासी पार्टियों को कुछ ऐसे पॉइंट्स पे इकट्ठा होना पड़ेगा जो आपके मुल्क के लिए बेहतर है। वो तो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे होते हैं। आज तक आप देखें कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 1988 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था
और वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बना था। उसमें तमाम की तमाम मजहबी जमातें थी और उसके बाद उन्होंने हुकूमत उड़ा दी। फिर वही मजहबी जमातें जो है ना, उन्होंने एक दूसरे को चोर कहा। ये मुझे समझ नहीं आती। आप मईशत की एक पावरफुल हड्डी है, आप मुझे बताइएगा कि ये मजहबी जमातें जो है सिर्फ अपने मकासद के लिए एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं, ये क्या वजह है कि ये पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं सोचते? देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया, शायद मुझे इस सवाल के जवाब को देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस सवाल का जवाब मैं सिर्फ यही दूंगा कि हमें पाकिस्तान के मतलब सोचना है, ज़ात के मतलब नहीं सोचना। जब तक आप अपनी ज़ात पे सोचेंगे, जब तक अपनी ज़ात का सोचेंगे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नहीं सोचेंगे, ना ही तो हम इन क्राइसिस से बाहर आ सकेंगे और ना ही हम तरक्की कर सकेंगे। काशिफ साहब, आपकी बात से ये भी मैंने अखज़ किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के चंद उंगलियों पे जो है वो कायम है और वो चंद उंगलियां जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना पाकिस्तान में हुकूमतें लाती हैं और तब्दील करती हैं? देखें, कुछ सवालों का जवाब होता है नो कमेंट्स। मेरे आपके भी इस सवाल का जवाब है नो कमेंट। अच्छा काशिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मैं समझता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है, ख़ास तौर पे वो ताजर जो अपने आप को वाकई एक बड़ा ताजर बनाना चाहते हैं और वो ना सिर्फ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बल्कि दुनिया की तारीख़ में अपना नाम रकम करना चाहते हैं, तो वो सीखें काशिफ अनवर साहब की मेहनत से, काशिफ अनवर साहब की लगन से, काशिफ अनवर साहब की दयानतदारी से और काशिफ अनवर साहब की जुनूनियत से, पागलपन से, जो ख़ास तौर पे ये रखते हैं, डिवोशन करते हैं और अपने दिल में इनकी एक ही सोच है कि किसी न किसी तरीके से हमारा मुल्क जो है वो माशी तौर पर मजबूत हो, क्योंकि मुल्क मजबूत होगा तो ये मजबूत होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।